So boys and girls, we are continuing with the chapter that is business environment. कल लेक्चर में गाइस अपन एक एग्जांपल लिया था और अपन ने इससे समझा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से वर्क करता है। कल के एग्जांपल में गाइस हमने दो ग्रुप बनाए थे, बिजनेस किया था, एक पुष्पराज और दक्ष था साथ में, और एक अपना आयुष और रुचि थे। इन दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था। जो पुष्पराज और दक्ष का बिजनेस था दैट वाज अबाउट कंप्यूटर्स, और आयुष और रुचि का बिजनेस था फैशन इंडस्ट्री का। फिर हमने देखा कि पुष्पराज और दक्ष थोड़ा बड़ा सोचते हैं, फिर लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस करने का सोचा, तो हम डोमेस्टिक में भी बिजनेस करेंगे और इंटरनेशनल में भी बिजनेस करेंगे। इनके ऊपर कुछ टाइप के रिस्क अराइज हुए जो रुचि और आयुष के ऊपर अराइज नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जांपल इनके ऊपर कौन कौन से रिस्क अराइज हुए? टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि इनका धंधा कंप्यूटर का है एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एंड चेंजिंग है, तो इनके ऊपर टेक्नोलॉजिकल चेंज अराइज हुआ, टेक्नोलॉजिकल रिस्क अराइज हुआ। इसके अलावा हमने देखा 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन आया था ऑन 8 नवंबर 2016, तो इससे इनके ऊपर कौन सा रिस्क अराइज हुआ? इकोनॉमिक रिस्क अराइज हुआ। फिर हमने देखा कि जीएसटी आया 2017 के अंदर, तो जो जीएसटी है वो रुचि के बिजनेस पे भी लगेगा एंड दक्ष एंड पुष्पराज के बिजनेस पे भी लगने वाला है, ये दोनों पे लग रहा है। फिर हमने देखा कि एक और चीज हुई कि पुष्पराज ने गेम खेला। पुष्पराज ने क्या किया, इसको कोई भी इंडियन बैंक लोन नहीं दे रही थी क्योंकि बंदे के ऊपर 6000 करोड़ का लोन हो चुका था। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने फॉरेन बैंक से जाके लोन उठा लिया और इसने बोला कि मेरे को आप कितना लोन दे दो, एक अपने एग्जांपल में $20 मिलियन का आप मेरे को लोन दे दो। जब इसे $20 मिलियन का लोन लिया तो तब करंट रेट चल रही थी 50 रुपए, 50 रुपीज पर डॉलर चल रही थी। पर जब इसको वो पेमेंट करने की बारी आई तो एकदम से $1 की वैल्यू 50 से क्या हो गई, 60 रुपए हो गई। तो अब इसको कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपए 60 रुपए, 60 रुपए करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये जो फॉरेन एक्सचेंज को रिस्क हुआ है दैट इज आल्सो इकोनॉमिक, बट बिकॉज ये इसलिए अराइज हुआ क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा था। अगर तुम इंटरनेशनल बिजनेस कर ही नहीं रहे होते तो तुम्हारे ऊपर ये रिस्क अराइज नहीं होता, सिंपल सी बात है। रुचि के बिजनेस में गाइस हमने देखा था कि रुचि के ऊपर कौन कौन सी चीजें लग रही थी। पहला, कस्टमर प्रेफरेंस बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। कस्टमर प्रेफरेंस इन द सेंस कि पहले फैशन कुछ और चलता था, अब फैशन एकदम से कुछ और हो गया, तो इसके ऊपर क्या अराइज हो गया, कस्टमर प्रेफरेंस चेंज होने लग गया, ये रिस्क अराइज हुआ। क्या टेक्नोलॉजिकल रिस्क अराइज हो रहा है रुचि पे? नहीं, इस पे कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है? कपड़े तो पहले भी या तो हैंडमेड बनते थे या फैक्ट्रीज के अंदर बनते थे, तो कोई टेक्नोलॉजिकल रिस्क अराइज नहीं हो रहा है। इसके अलावा कौन से रिस्क अराइज हो रहे हैं? इकोनॉमिक रिस्क तो इस पे भी लग रहा है, सोशल रिस्क एक नया रिस्क इसके ऊपर लगा था। फॉर एग्जांपल मार्केट में ये अफोर्ड हो जाए कि आयुष और रुचि मिलके छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट इन द सेंस उनसे चाइल्ड लेबर कराता है, मतलब आयुष जाता है, एक बच्चे को लॉलीपॉप का लालच देता है, अपनी फैक्ट्री तक लेकर आता है, कुंडी बंद कर देता है और उसे 2-3 जीन्स बनवाता है। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसके ऊपर सोशल रिस्क अराइज हो गया, कहने का मतलब मार्केट में इसकी इमेज डाउन हो जाएगी और लोग इससे गुड्स नहीं खरीदेंगे। तो ये तो गाइस कल के पूरे लेक्चर की तुम्हारे को समरी दी है मैंने, कल हमने ये डिस्कशन किया था, तो इससे हमारे ऊपर एक डेफिनेशन अराइज हुई थी दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ forces, individual and institution that are outside the business environment that may or may not affect the enterprises. Again वापस बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट तीन चीजों से मिलकर बना है दोस्तों। फोर्सेस, ये जो भी चीजें मैंने तुम्हें ऊपर बताई हैं ये सारे फोर्सेस कहलाते हैं। तो एक तो फोर्सेस से मिलकर बना है और एक इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। अब एक बात करते हैं कि सपोज कि हमारा पुष्पराज का और दक्ष का बिजनेस बहुत बड़ा है, तो इसका एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर कौन था? अंबानी। कल के एग्जांपल में हमने अंबानी को लिया था। अब एकदम से फाइन मॉर्निंग में पुष्पराज सुबह उठा बढ़िया वजह से, मखमल की चप्पल पैर के नीचे आई, नौकर जूस लेकर आया, जैसे अखबार लेकर आया बंदे ने ये चीज पढ़ी कि अब से लेके 51% की शेयर एकदम से मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है। तो इसमें पुष्पराज का कोई लेना देना है? नहीं, पुष्पराज कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। ये स्टॉक मार्केट से उसने डायरेक्टली परचेज कर लिए थे। कहने का मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनीज को टारगेट करते हैं और पूरी की पूरी कंपनीज को क्या करते हैं गाइस, एक्वायर कर लेते हैं, सिंपल। तो अब ये जो रिस्क इसका अराइज हो रहा है इंस्टीट्यूशनल्स का, इसमें पुष्पराज का कोई लेना देना नहीं है और पुष्पराज इसको मिटिगेट नहीं कर सकता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ फोर्सेस, individual and institution that are outside the business and they may or may not affect the business enterprises. कहने का मतलब है, अब हो सकता है कि अपन ने कल वाले एग्जांपल में देखा था कि दक्ष बहुत तेज निकला, बहुत इंटेलिजेंट था, तो इसने हर चीज के पहले से स्टेप्स ले रखे थे। स्टेप्स इन द सेंस इसको पता था डीमोनेटाइजेशन आएगा, पहले 2000 करोड़ निकाल दिए सारे। इसको पता था कि मार्केट रेट गिरने वाला है, आरबीआई की मीटिंग चल रही है, ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस था, मनी कंट्रोल ऐप को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, इसको पता था ये सारी चीजें, तो इसने पहले से ही चीजों को मिटिगेट करना स्टार्ट किया, पहले से ही स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो क्या इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज का इंपैक्ट इस पर पड़ेगा? आंसर इज नो।
तो जरूरी नहीं कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा ही तुम्हारे बिजनेस के लिए खराब है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। जैसे कल पूछना जो रहा कि सर हो सकता था कि ये जो रेट है $1 की, ये ₹50 की जगह ₹45 हो जाती, हो सकता था, इट कैन बी पॉसिबल। तब तो इसको $100 मिलियन का फायदा पड़ जाता, क्योंकि इसने लोन तो लिया था ₹50 का, पे कितना करना है ₹45, तो एक तरीके से तो उसको ₹5 का बेनिफिट हो गया पर डॉलर, उसको बेनिफिट हो सकता था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, दैट इज फास्ट मूविंग, बट इससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आप कितना फास्टली बिजनेस एनवायरनमेंट को टैकल करते हैं। अब दोस्तों एक मैं तुम्हारे साथ एक किस्सा शेयर करता हूँ। 2016 की बात है, किसमें देखो कौन सी क्लास में दोस्तों में, फिफ्थ में आ गए थे क्या, थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड में होंगे तुम। मैं 12th में था उस समय, मेरे 2016-17 का था, तो मैं उस समय 12th में था। तो हमारे टाइम में जियो की सिम आई थी नई नई, मतलब हमने लिटरली गाइस कभी नेट नहीं देखा था जीवन में, ऐसा सच देखा था, बट कैसा आता था 1 GB महीने का, तो हमने वो वाला पीरियड देख रखा था। और जब जियो नेट आया तो इन लोगों ने टावर्स खड़े करने स्टार्ट करे, तो इन लोगों ने फ्री नेट बांटना स्टार्ट किया। तो मैं और मेरे दोस्त क्या करते थे, एक्टिवास लेके जाते थे, गाड़ी पार्क करते थे, उसके ऊपर बैठ के पूरा फोन डाउनलोड कर, फोन पे ऐप्स डाउनलोड करते थे, मूवी डाउनलोड करते थे, गाने डाउनलोड करते थे, वही मतलब 3-4 घंटे का बढ़िया प्रोग्राम करके घर आते थे। तो नेट से सारी चीज इस्तेमाल करते थे। अब जब जियो ने फ्री से लॉन्च करी, तो इसने तो लॉन्च कर दी बिकॉज अंबानी के पास में कैपिटल थी, उसको इस्तेमाल कर सकता था फॉर मार्केटिंग पर्पस, बट इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ गया, अदर कॉम्पिटिटर्स पे। इसके अदर कॉम्पिटिटर्स कौन है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारे इसके अदर कॉम्पिटिटर्स हैं। तो एक इंसान के, अगर आप इंडस्ट्री के प्लेयर हो, मेन प्लेयर हो, और आपने कोई चेंज करा, तो उससे पूरी इंडस्ट्री हिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब उस बंदे ने तो फ्री में बांट दिया, अब पीपल ने क्या किया, शिफ्ट कर लिया जियो के ऊपर, और इनकी जो सेल्स थी इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। हालांकि जो एयरटेल है, एयरटेल कंपनी बहुत पावरफुल है, तुम्हें पता होगा, तो एयरटेल तो शॉक को एब्जॉर्ब कर गया, हालांकि लॉसेस हुए उसको काफी फाइनेंशियल ईयर्स तक, पर उसने झेल लिया। बट बाकी की जो कंपनीज जैसे वोडाफोन हो गया, आइडिया, ये तो कंपनी दिवाली हो गई, मतलब लिक्विडेशन ही हो गया इन कंपनीज का, खत्म हो गई थी कंपनीज। वो तो बाद में आके इन लोगों ने मर्जर करके कुछ करने की कोशिश की, भाई सिनर्जीज डेवलप होगी, बट चली नहीं इनकी कंपनीज। तो कहने का मतलब कि अगर आप मेन प्लेयर हो, आप एक मेन इंग्रेडिएंट हो आपकी इंडस्ट्रीज के, तो आपके एक स्टेप से पूरी इंडस्ट्री के अंदर चेंज आ सकता है, सिंपल सी बात। तो आओ दोस्तों कॉपी के अंदर आते हैं और आज की हेडिंग डालते हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और ओवरव्यू डाल देते हैं। चलो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, बातें नहीं, ओवरव्यू में क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट समझेंगे। इंट्रोडक्शन,
बस इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ये चैप्टर खत्म हो जाए। एग्जांपल लेते हैं जिसमें तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए। तो एक एग्जांपल डाल रहे हैं अपन, पहले हेडिंग डालते हैं इंट्रोडक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट सेकंड पॉइंट साथ निपटा लो, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट साथ निपटा देंगे। तो गाइस किस धंधे का एग्जांपल है अपन जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है? कार्स का? अपन लेते एक बढ़िया एग्जांपल, सपोज अ बिजनेसमैन is running a liquor shop. कुछ नहीं कह सकते भाई। जब हम 9th क्लास के अंदर थे तो मेरी क्लास में एक था लड़का, नाम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग साथ चल रही है, तो वो उस दिन स्टील की बॉटल लाया था, ठीक है, वो था राजपूत, और उसकी तो मतलब 6 क्लास की मूछें थी, वो इतना बड़ा लगता था एज में। तो सुबह आया क्लास के अंदर, मैं भी क्लास के अंदर घुसा, वो कुछ करने में जुटा हुआ था, पता नहीं, मैंने उस पर ध्यान दिया नहीं, मुझे वाच पे मेरी बॉटल से पानी मत पीना, मैंने कहा ऐसे ही कह रहा हूँ नहीं पियेंगे भाई, मैं कहा ठीक है भाई नहीं पियेंगे। उस दिन भाई साहब कुछ पदार्थ लेकर आए थे बॉटल के अंदर, जिसको पूरी अदर सेक्शंस ने भी सेवन किया था, और उसमें क्लास कौन सी थी, 9th क्लास में लोगों ने सब किया था। फिर क्या हुआ कि एक किसी ने पिया होगा, अब उसको तो चढ़ गई, अब बच्चा ही है यार, उसको कहाँ पता चलेगा, पी गया होगा गट करके, उसको क्या पता, अब उसने तमाशे करने स्टार्ट कर दिए स्कूल के अंदर, फिर पीटे वगैरह इकट्ठे, फिर पता चला कि भाई ये सारा कांड हुआ उस दिन। उसके बाद से हमारी स्टील की बॉटल्स मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए स्कूल वालों ने बैन कर दी थी कि आपको क्लियर बॉटल्स आती है ना प्लास्टिक वाली, वो लेकर आना, आप इस टाइप की कवर्ड बॉटल्स भी ला सकते हैं। उसके बाद से कौन सी वोडका वगैरह, अब पता नहीं यार, सब स्कूल वालों अपने लेवल पे वो कर रहे थे सिक्योरिटी कि भाई ये कर लेंगे मैक्सिमम। और मेरे घर के सामने एक लड़का रहता था जहाँ पे अभी ये खुला है ना, क्या है ये, बचोला स्कूल, यहाँ पे बीजगुप्त नाम का एक लड़का रहता था, बीजगुप्त राठौड़, ठीक है, वो था सेंट पॉल्स के अंदर, तो वो भी हमारे साथ खेलता था, उसने भी यही किया, उसने तो फर्स्ट पीरियड में ही पी पा के तमाशे करके वही बेहोश भी हो गया था। कैसा लगा होगा वो, उसके फादर गए थे उसको लेने के लिए, उठाने के लिए, क्या ही होगा उसके पापा खुद ही। अरे इनके क्या है कि जो राजपूत वगैरह थे ना, इनके थोड़ा सा ना प्रसाद वगैरह में भी बढ़ता है करता था, उनको राजपूत वगैरह तो जेल जाते हैं वैसे। अब जो हमारे स्कूल में जिसने पी पा के नाटक किया था वो तो कोई अलग ही बच्चा था, तो पता नहीं कौन था, मतलब छोटा सा ही था वो, राजपूत वगैरह नहीं था वो, उसको गजब चढ़ गई थी, उसे खूब तमाशे किए थे क्लास के अंदर, और स्मेल तो आई जाती है क्लास के अंदर, पकड़ गए थे, फिर क्लास की चेकिंग हुई थी। हाँ हाँ, मैं फिर पता नहीं वो अच्छा नहीं होता कहीं। नहीं फिर वो बच्चा वो तमाशे करके जो बेहोश होता है ना बच्चा, वो शायद नहीं होता फिर। तो गाइस आज देखते हैं कि इस बिजनेस को कौन कौन इम्पैक्ट डाल सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। एक्चुअली आजकल जो वेब सीरीज वगैरह ना, ये इन चीजों को थोड़ा ग्लोरीफाई ज्यादा करती है, जैसे पीकी ब्लाइंडर्स देखो तुम, वैसे सिगरेट पी रहा था तो लगता है यार अपन भी एकदम ऐसे ही बैठ के कुछ करें। हाँ दारू भी पीता है, एक हाथ में दारू रखता है, सिगरेट पीता है। लाल परी, हाँ, तो लाल परी का मतलब वही है, वो बॉटल एक पुराने जमाने में आती थी दारू की सस्ती, वो लाल परी होती थी। सस्ती आती थी क्या? अच्छा आती है, लाल परी नाम है उसका। क्या यार शांतनु तो कह रहा था कि तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें। ये देखो अभी थोड़ा सा तुम्हें छेड़ूंगा ना, तुम्हारे ब्रांड्स भी निकल के आ जाएंगे अभी तुम्हारे द्वारा, इसमें ब्रांड कौन कौन से अच्छे हैं। अरे आप बच्चे आजकल बहुत ज्यादा होशियार है, कई चीजें मेरे को बच्चों से समझ में आती है कि अच्छा ऐसा भी होता है, आजकल ये बच्चे अनदर लेवल है। हमारे टाइम में तो 9 से हुआ था, मतलब अभी का जो कल्चर चल रहा है मतलब 6-7 से दिख जाएगा तुम्हें आज के बच्चों। है लाते उसके फेस पे ऐसा। अच्छा मेवाड़ा वाइन उसकी है।
रईस होगा वो दिमाग सुन हो गया होगा पीपी के हो गया होगा दिमाग सुन। उसके नाम आप तो आप देंगे ना आप उसको ऐसे हंसने का मन होगा किसी को हंसते अरे सर का एक स्टूडेंट है निखिल चौधरी नाम का, उसकी भी है दारू की दुकान। उसकी कौन सी एक्टिविटी उसकी कोई ऐसे लिस्टर रूटीन जैसे कितने उसका तो गाइस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रहे हैं? सबसे पहला तो कस्टमर। कस्टमर आपके धंधे को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ ब्रांड, अगर आप वो ब्रांड्स रखोगे और उनकी कन्वीनियंट पे होगा आपकी दुकान तो जरूर है आपकी शॉप को विजिट करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा आपके सप्लायर्स आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालेंगे। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर ने सस्ती दारू निकाल दी उसी रेट के अंदर, मतलब डाल सकता है, एडवांटेजेस पोजीशन हो सकती है, डिस्काउंट कूपन डाल दिए, एक दारू पे एक दारू फ्री, दबा के नशे करो। नहीं आजकल वो आता है ना, वो मीम्स बनता है कि वो दुकान वाले होते हैं कि ये भैया ने हमारे यहाँ ईएमआई पे की है, आज से इनको एक सुट्टा मिलेगा, साथ में इनको एक पूड़ी मिलेगी और ये मिलेगी, और इन्होंने 10-10 रुपए की ईएमआई बताई है। तो ये सुविधा अगर आप दे दो लिकर शॉप पे, आप देखो बियर्डो की क्या लाइन लगी हुई है, चने का पैकेट। और भैया ऐसे होते कि मतलब साफ दिख रहा था कि कच्ची दारू पी के बैठे हैं, भैया तो उसका इंतजार करते कि तू बीड़ी पकड़ा बस हाथ के अंदर। और जिन लोगों को आपके जीवन में या आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज जनरल पब्लिक। अब बात करते हैं इस कस्टमर किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है। एबिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर, प्रेफर्ड ब्रांड्स, लोकेशन, कन्वीनियंस। आपके कस्टमर्स की सुविधा के लिए कन्वीनियंट लोकेशन रखनी चाहिए। क्या? बिल्कुल भाई, अभी तुम वो देखो इसके अंदर जब लॉकडाउन आया था तो हमारे बेड़ों ने तो यार पूरी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया था, उस समय लाइनें लग गई थी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आपके वो एग्जाम्पल है ना विजय माल्या जी, बेवरेज कंपनी चलाते भाई। नहीं 4-4.5 घंटे वो कौन देखे यार, मेरा हिम्मत नहीं थी। और रील्स में आजकल सब आ जाता है, मेन पॉइंट्स आ जाते हैं उसमें। मैंने भी ध्रुव राठी का मैंने भी देखा था। हाँ वो अच्छा है, उसने रिसर्च करके 22 मिनट में पूरा समझा दिया था, अच्छा था। उसका एजुकेशन कंटेंट अच्छा है, उसका पॉलिटिकल व्यू ज्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को, पॉलिटिकल व्यू अच्छा नहीं है, हाँ ब्रेन वॉश करता है। बाकी कंटेंट उसका पढ़ाई वाला अच्छा है, नो डाउट बहुत मेहनत करता है वो, मैं भी नहीं देखता उसका, पर पढ़ाई वाले से वर्ल्ड वॉर पे या कुछ बनाता है ना तो मैं जरूर देखता हूँ उसका, नॉर्थ कोरिया वगैरह। हाँ हरियाणा में टैक्सेस कम है, सस्ती मिलती है बहुत। गोवा में भी सस्ती है, गोवा टूरिज्म से कमाता है, महंगी नहीं है, सस्ती है, टैक्स नहीं है दारू पे गोवा में। अरे बेवड़े जाते ही गोवा इसलिए पीने के लिए, नहीं नहीं सस्ती है। तुम कैफे रेस्टोरेंट से खरीदोगे तो महंगी पड़ेगी तुम्हें, ठेके से खरीदोगे तो ठेके पे टैक्स नहीं है वहाँ पे, टैक्स नहीं है वहाँ पे। एक्चुअली उसका रीजन क्या है कि वहाँ पे टूरिस्ट एरिया ना, तो वो लोग दारू से नहीं कमाना चाहते वहाँ पे वो टूरिज्म से कमाते हैं, वो रीजन है। हाँ हाँ ठीक है, मिल जाते हैं वहाँ आराम से। वहाँ जो क्या कहते हैं इनको, ये जो, हाँ मतलब ये लोग बिना उसके रहते ही नहीं है, 80% पॉपुलेशन तो उसी में जिंदा है सब। गुजरात में नहीं मिलेगी, गुजरात में मिलती है ब्लैक में मिलती है, ब्लैक में मिलती है। आर्मी वाले लोगों की तो जरूरत होती है यार, आप बिना उसके रह ही नहीं सकते, जिन एरियाज में वो रहते हैं वहां उनको जरूरत पड़ जाती है। देखो गाइस, कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, तुमको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कोई चीज बुरी नहीं लाइफ में, तुमको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि तुमको ये करना है या नहीं करना। दारू पीने वाला आदमी भी मैंने अच्छा देखा है, ना पीने वाला भी बुरा देखा है, मेरी फैक्ट है। तुम कुछ भी करो सच्चे रहो उसमें,
एटलीस्ट तुम मिरर में खुद को देखो तो तुमको शर्म नहीं आनी चाहिए। तब तक तुम जो कर रहे हो लाइफ में सब सही है। सर आप कौन सा प्रेफर मैं नहीं करता भाई। देखिए आप डिपेंड करता है, तू इंक्वायरी कर रहा है तो या तो ऑफर कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर तो इंक्वायरी कर रहा है तो कुछ बोल नहीं सकते यार। हाँ कुछ कर रहा है। सेल्स रेगुलेशन। तो जनरल पब्लिक को गाइस सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है तुम्हारे धंधे के अंदर, दैट इज प्रोटेस्ट। वो लड़ाई करने आ जाएंगे कि हमारे गली के अंदर दारू के ठेके मत चलाओ। सिंपल जनरल पब्लिक का पब्लिक ओपिनियन। All these factors जो आपके सामने दे रखे हैं are not under the control of business. Sales regulation. यार ये तो हमको लिकर शॉप से ये समझ आया कि इस धंधे के ऊपर कई सारे लोगों के स्टेक जुड़े हुए हैं एंड हमको लाइफ के अंदर लिकर का धंधा नहीं करना है और इसके कई सारे रीजन हैं। इसके रीजन ये है कि आधे ज्यादा स्टॉक हम खत्म कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट को इसके अंदर बहुत ज्यादा पंचायतें हो सकती है। सिंपल। एंड तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, तब तक तुम 18 प्लस नहीं हो जाओ तब तक इस चीजों के बारे में सोचना नहीं है ना, तब तक तो मतलब अभी से सोचना स्टार्ट कर दिया तुमने। अभी तुम एडल्ट्स नहीं हो, तुम एडल्ट्स हो तब सोचना। अभी तो तुम्हारी लाइफ में एक ही चीज होगी कि दैट इज फूड बियर, और फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। So in simple words हम कह सकते हैं that everything that can affect the business in any way is not under the control of business. तो हर वो चीज जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालती है वो बिजनेस के कंट्रोल में वो ऐसा जरूरी नहीं होता। हम लिखने जा रहे हैं दैट इज डेफिनेशन, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 था। दारू वेज होती है नॉन वेज? तो तूने वो वाली बात करनी कि एक ऑमलेट बनाना बिना अंडे का बिना अंडे का ऑमलेट। देखिए गाइस, आ जाओ सेकंड थर्ड पॉइंट डालेंगे आप, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे तो लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था कि ये जो चीजें होती है ना, इनकी डिमांड प्राइस से फर्क नहीं पड़ता इनसे। डिमांड मतलब आप प्राइस कितनी भी रख लोगे तो लोग जो लेने वाले हैं वो डिमांड करेंगे। तो ये इकोनॉमी को जब बूस्ट करना था ना, इन चीजों को प्रमोट करता है। सिंपल सी बात है, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा था इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए चीजें काम आती है। अभी वॉर की न्यूज़ चल रही है, तब बता रहा था कि बीच में लॉकडाउन लगने वाला है कुछ। अच्छा तब लोगों ने अपना भीड़ लगने वाला है। अच्छा, पहले से अपना लेने पहुंच गए होंगे सामान राशन का। सो गाइस, हमारे सामने डेफिनेशन आ रहा है, दैट इज इट इज अ सम टोटल ऑफ, इट इज अ सम टोटल ऑफ all individuals
institutions and other forces that are outside the control of business but may affect its performance. तो गाइस ये हमारे सामने डेफिनेशन आई और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज फैक्टर्स एंड डायमेंशंस। अब जो मैंने तो ऊपर लिखा था गाइस वो फैक्टर्स कहलाते हैं और डायमेंशंस क्या कहलाएंगे, जो तुम्हें फर्स्ट वाले लेक्चर में समझाया था, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमारे डायमेंशंस कहलाएंगे। तो फैक्टर्स में आएंगे गाइस अगेन वही कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक। जबकि डायमेंशंस में आ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये गाइस क्या कहलाता है, डायमेंशंस। अब इसको बाइफरकेट करने से अपन को एक चीज समझ आ रही है, दैट इज कि जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंपैक्ट पड़ेगा गाइस, ध्यान से सुनो, अगर एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट आएगा तो जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर्स पे एक साथ इंपैक्ट पड़े। हो सकता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सप्लायर पे कोई फर्क ना पड़े, कॉम्पिटिटर पे पड़ जाए। हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कस्टमर्स पे पड़ जाए, पब्लिक पे पड़ जाए, बट कॉम्पिटिटर पे ना पड़े। तो जरूरी नहीं कि जब एनवायरनमेंट इंपैक्ट करता है तो सारे फैक्टर्स पे एक साथ दिक्कत आती है। हो सकता है कि कुछ खुद को बेटर ऑफ कर ले। तो इस लाइन पे लिख लेता है, the same factors will be present in all the dimensions of business environment. But they may affect the business in different ways under different dimensions. बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।